अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा असूल बैंकारी का लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 8 में हमने बाब 2 शुरू किया था जो कि मरकज़ी बैंक के बारे में था। उसमें हमने डिस्कस किया था मरकज़ी बैंक की तारीफ के बारे में और उसका तारीखी पस मंज़र देखा था। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ कि मरकज़ी बैंक कौन से फ़राइज़ सर अंजाम देता है या कौन से काम उसके ज़िम्मे होते हैं वो अपने काम सर अंजाम देता है। तो सबसे पहला जो मरकज़ी बैंक का फ़र्ज है या उसके फ़राइज़ में शामिल है वो है नोट का इजरा, यानी कि नोट जारी करना। जो हमारी जेब में इस वक्त नोट मौजूद हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू किए गए हैं और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही पाकिस्तान के अंदर ये नोट इशू कर सकता है। उसके साथ हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक यानी कि मरकज़ी बैंक होता है, वो भी उसमें सिर्फ नोट इशू कर सकता है, उसके अलावा कोई भी बैंक नोट इशू नहीं कर सकता। अब नोट इशू जो किए जाते हैं ये दो तरीक़ों से किए जाते हैं। इनके दो असूल हैं नोट इशू करने के। पहला असूल है मुआयना हद का निज़ाम कि मुआयना हद से मुराद ये है कि एक लिमिट है हमारे पास, हम सिर्फ उस लिमिट तक नोट इशू कर सकते हैं। अगर उसके बाद हमने नोट इशू करने की ज़रूरत पड़ रही है, नोट हमें ज़्यादा चाहिए या मुल्क के अंदर रसीद को बढ़ाना है करेंसी नोट्स की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उतनी ही मिकदार का उसके बैग पर सोना चांदी या कोई और दात रखेंगे जितनी मालियत का हम नोट इशू कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं मुआयना मुद्दत का निज़ाम। तो उसके बाद है हमारे पास तनासिब महफूज सरमाए का निज़ाम कि हम जो नोट इशू कर रहे हैं, जितने भी हम नोट इशू कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट हम रख लेते हैं बतौर रिजर्व कि अगर हम 100 रुपये का नोट इशू कर रहे हैं तो उसके पीछे हमने 30% या 40% का रिजर्व रख लिया है। तो इसे कहते हैं तनासिब महफूज सरमाए का निज़ाम कि हमने प्रोपोर्शन यानी कि कुछ परसेंटेज उसकी रख लिया है, बाकी जो है वो उस पर जो है फेस वैल्यू वो ज़्यादा है। यानी कि अगर हमारे जेब में सब 100 रुपये का नोट है तो दर हकीकत उसके पीछे 100 रुपये का सोना नहीं है, बल्कि उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये का सोना है, जिसकी मालियत 30 रुपये की। पाकिस्तान में तनासिब महफूज सरमाए के निज़ाम के तहत नोट इशू किए जाते हैं और इसके पीछे जो परसेंटेज है वो 30% है। अमेरिका में 40% और फ्रांस में 35% है। इस असूल का ये फ़ायदा है कि ये निज़ाम लचकदार होता है। अगर हमें मुल्क में तजारत और सनत को फ़रोग़ देने के लिए करेंसी नोट को ज़्यादा करना है तो ये इस निज़ाम के तहत हम आसानी से कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा सेंट्रल बैंक या मरकज़ी बैंक है, वही नोट इशू करता है और तनासिब महफूज सरमाए के निज़ाम के तहत नोट इशू करता है और इसके पीछे जो परसेंटेज है वो 30% है। ये बात आपने याद रखनी है। तो मरकज़ी बैंक की जिम्मेदारी सबसे पहले क्या है या उसका जो फ़र्ज़ है वो है नोट का इजरा। तो उसके साथ दो असूल हैं कि कौन से असूलों के तहत, कौन से मेथड्स के तहत मरकज़ी बैंक नोट इशू कर सकता है। तो उनमें से पहला है मुआयना हद का निज़ाम और दूसरा है तनासिब महफूज सरमाए का निज़ाम। नोट जारी करने के बाद हमारे पास जो दूसरा इसका पॉइंट है वो है हुकूमत का बैंक। मरकज़ी बैंक हुकूमत का बैंक भी होता है। अब हुकूमत अपना अकाउंट या अपनी डीलिंग दूसरे बैंकों के साथ बहुत कम करती है और जो मरकज़ी बैंक होता है वही हुकूमत के सारे लेन देन को डील करता है। हुकूमत के बैंक होने के नाते उसे मज़ीद चंद काम सर अंजाम देने पड़ते हैं, जो कि क्या हैं कि पहले नंबर पर हुकूमत की तरफ से जो अमानतें हैं वो वसूल करता है। जिस तरह हम तजारती बैंकों में हम अपनी अमानतें जाकर रखवाते हैं, वहाँ पर वो हमारी अमानतों की हिफाजत करते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो वो हमें वापस कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब हुकूमत के पास कोई अमानत है तो वो उसको रखवाने जा रहे हैं बैंक में, तो वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो काम करेगा या मरकज़ी बैंक वो काम करेगा। तो उसके बाद है कर्ज की फराहमी। हुकूमत को जो कर्ज दिया जाता है मरकज़ी बैंक ही देता है और ये मुकर्रर मुद्दत से, ये छोटी मुद्दत के लिए भी हो सकता है और बड़ी मुद्दत के लिए भी हो सकता है। ज़र मुबादला की फराहमी। अब हुकूमत को बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए ज़र मुबादला की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर हमने डॉलर में कोई चीज़ खरीदनी है, अमेरिका से कोई चीज़ खरीदनी है तो हम डॉलर में पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए अगर मरकज़ी हुकूमत किसका रूल करेगी, ये मरकज़ी बैंक का, और मरकज़ी बैंक उन्हें ज़र मुबादला देगा। फिर हमारे पास माली अदारों में नुमाइंदगी कि ये बैंक बैनुल-अक़वामी तौर पर अपने हुकूमत की नुमाइंदगी करता है। उसके बाद है हमारे पास सरकारी कफ़ालतों की खरीदो फरोख्त के मरकज़ी बैंक सरकारी तौर पर जो कफ़ालतें होती हैं, जो एसेट्स हैं हमारे पास हुकूमत के पास, वो इनके खरीदो फरोख्त का जिम्मेदार भी वही होता है। उसके बाद है मुफीद मशवरे की हुकूमत को मुफीद मशवरे देता है कि उसने इन्वेस्टमेंट को, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ करनी चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल हो सके। फिर है रकूमात की मुंतकली कि एक जगह से दूसरी जगह रकम मुंतकिल करने के लिए हुकूमत को बड़े पैमाने पर जो रकूम है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करनी पड़ती हैं, तो वो काम मरकज़ी बैंक सर अंजाम देता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है बैंकों का बैंक।
हुकूमत के बैंक होने के साथ साथ मरकजी बैंक का एक और काम है कि ये हुकूमत के बैंकों के साथ बैंकों का बैंक भी होता है। मुल्क के अंदर जितने भी बैंक हैं उन सब ने अपना अकाउंट आप कह सकते हैं खुलाया होता है मरकजी बैंक के अंदर। अब मरकजी बैंक जब बैंकों का बैंक होता है तो इसने कुछ और काम सर अंजाम देने होते हैं। वो क्या है कि बैंकों के ज़रिए महफूज का निगरान। अब जब बैंक तजारती बैंक अपने पास लोगों की अमानतें वसूल करते हैं तो उसका कुछ परसेंट वो मरकजी बैंक की तरफ भेज देते हैं और वो मरकजी बैंक क्या करता है, उनके ज़रिए महफूज की हिफाजत करता है। अब जितने भी एसेट्स या जितने भी अमानतें वसूल करेगा एक तजारती बैंक, उसका 5% वो किधर भेज देगा मरकजी बैंक में, और मरकजी बैंक उसके ज़रिए महफूज का निगरान होगा। उसके बाद हमारे पास बैंकों की आखिरी पनाहगाह तजारती बैंक का ये काम है कि वो अमानतें वसूल करता है और आगे लोगों को कर्ज अदा कर देता है। अब बाज़ दफ़ा ये काम हो जाता है कि लोग अपनी अमानतें वापस लेने आ जाते हैं और बैंक के पास इतनी रकम नहीं होती क्योंकि वो आगे इन्वेस्ट कर चुका है। तो बैंक किसके तरफ रुख करेगा, मरकजी बैंक का, ताकि वो मरकजी बैंक महदूद मुद्दत के लिए उसे कर्ज फराहम करे और ताकि वो आगे लोगों की अमानतों को वापस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हिसाब घर के बारे में हम तफसील से पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हिसाब घर क्या होता है। हिसाब घर ये होता है कि जब हमारे पास दो मुख्तलिफ बैंकों के जो चेक हैं वो क्रॉस हो चुके हैं, तो जब चेक क्रॉस हो जाते हैं, HBL का ABL में चला गया है या ABL का MCB में चला गया है, तो वो उन चेक्स को इकट्ठा करने के लिए, उनकी क्रेडिट लेन देन को बराबर करने के लिए एक हिसाब घर का इजरा किया जाता है। और ये सहूलत कौन प्रोवाइड करता है, मरकजी बैंक। हुंडियों पर बटा और कर्ज। अब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और उसी को हुंडी कहते हैं उर्दू में। तो उसमें आपने एक टर्म पढ़ी होगी कि डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, यानी कि मुकर्ररा मुद्दत से पहले अगर बिल को फरोख्त कर दिया जाए कम प्राइस पर तो उसे डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल कहा जाता है। तजारती बैंक क्या करते हैं कि बिल्स को डिस्काउंट करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम तफसीलन इस बारे में पढ़ चुके हैं। तो डिस्काउंट करते हैं बिल्स को और उनकी जो डेट है वो अभी आगे है। आप सपोज करें कि जो बिल तजारती बैंक ने डिस्काउंट करवाया वो अभी 3-4 माह के बाद डेट है और बैंक को कबल वक्त पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो वो क्या करेंगे, मरकजी बैंक का रुख करेंगे और वहाँ से बिल को दोबारा से डिस्काउंट करवा देंगे। तो इसे कहते हैं हुंडियों पर बटा होना। और बैंक इन्हें कर्ज भी देता है महदूद मुद्दत के लिए कि ताकि वो अपने हाल मामलात को डील कर सकें। इसके बाद नए बैंकों का इजरा, कि बैंकों को इस बात जब नए बैंक के इजरा की ज़रूरत होती है तो मरकजी बैंक उनको ये सहूलत फराहम करता है कि नए बैंक के इजरा में मदद देता है। इसके बाद है बाजार ज़र का सरपरस्त। मरकजी बैंक होता है वो बाजार ज़र का सरपरस्त होता है। जो ज़र मार्केट में गर्दिश कर रहा है या बाजार में गर्दिश कर रहा है उसका सरपरस्त होता है। उसकी रसद को कंट्रोल करना किसके सर पर होता है, वो मरकजी बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वो बाजार ज़र में जो ज़र बाजार में गर्दिश कर रहा है उसकी हिफाजत करे और उसे की रसद को कंट्रोल करे, ना उसको ज़्यादा होने दे और ना कम होने दे। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो अफरात ज़र फैल जाएगा जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, और अगर ये ज़र कम हो जाएगा तो तफरीद ज़र फैल जाएगा जिसे डिफ्लेशन कहते हैं। इसके बाद है एतबार ज़र पर कंट्रोल। एतबार ज़र होता क्या है, ऐसा ज़र जिस पर हम एतबार कर कारोबार कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ मुझसे ली है वो एतबार करके ले रहे हैं और वो हो जाएगा एतबारी ज़र। तो एतबार ज़र जो तहलीक किया जाता है ये तजारती बैंकों की तरफ से तहलीक किया जाता है और इनकी जो मेन मिसाल दी जाती है या मेन एग्जांपल दी जाती है वो है चेक्स। अब चेक पर आप अपनी मर्जी से अमाउंट लिख सकते हैं और दूसरे शख्स को दे सकते हैं। तो इस तरह से वो एतबार करके आपसे वो चेक ले लेगा और बजाय कैश के आपको वो चीज़ें दे देगा, गुड्स अपनी सेल कर देगा। तो एतबार ज़र इस तरह से तहलीक होता है और एतबार ज़र पर भी निगरानी रखता है मरकजी बैंक ताकि ज़्यादा एतबार ज़र न क्रिएट हो जाए और मुल्क में अफरात ज़र और तफरीत ज़र का खतरा न फैल जाए। उसके बाद है ज़र मुबादला का निगरान। अब ज़र मुबादला क्या होता है, वो ज़र कहते हैं रुपये पैसे को और मुबादला तब्दील शुदा। ज़र मुबादला यानी कि तब्दील शुदा ज़र, अगर हमारे पास करेंसी कौन सी है, पाकिस्तान की रुपया है और जो दुबई में है वो दिरहम है, तो दिरहम जब पाकिस्तान में आएगा तो वो ज़र मुबादला बन गया है। हमने अपनी रकम देकर खरीदा क्या है, दिरहम खरीदा है, तो इसे कहते हैं ज़र मुबादला और फॉरेन एक्सचेंज भी इसे कहा जाता है इंग्लिश में। और इसका मुहाफ़िज़ कौन होता है, मरकजी बैंक। इसके बाद है ज़र की हाजा कदर का मुहाफ़िज़। अब दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान के रुपए की क्या वैल्यू है, तो इसे कहते हैं ज़र हारजा, कि हमारा जो ज़र है वो अगर किसी दूसरे मुल्क में जाएगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी, उसे ज़र हारजा कहा जाता है। और इसका मुहाफ़िज़ भी कौन होता है, मरकजी बैंक इसका मुहाफ़िज़ होता है। वो इसकी निगरानी करता है और पॉलिसियाँ मुरतब करता है।
اب ایک بار ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ان کو جو فرائض ہم نے ڈسکس کیے ہیں مرکزی بینک کے فرائض. سب سے پہلا جو کام جس پر انجام دیتا ہے نوٹ کا اجرا. اس میں ہم نے دیکھا کہ دو مختلف اصولوں کے تحت نوٹ ایشو کیے جا سکتے ہیں. پہلا جو ہے وہ ہے معینہ حد کا نظام اور دوسرا ہے تناسب محفوظ سرمایہ کا نظام. پاکستان میں تناسب محفوظ سرمایہ کا نظام جو ہے یہ رائج ہے. اس کے بعد حکومت کا بینک ہم نے پڑھا. اس میں وہ مزید چند کام سر انجام دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ حکومت کی امانتیں لیتا ہے, حکومت کو قرض دیتا ہے, زیر معاہدہ کی فراہمی کرتا ہے, حکومت کو مالی اداروں میں نمائندگی کرتا ہے, سرکاری حفاظتوں کی خرید و فروخت بھی یہ بینک کرتا ہے اور حکومت کو مفید مشورے دیتا ہے اور حکومت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی یہ بینک کرتا ہے. بینکوں کے بینک ہونے کے ناطے یہ مختلف کام سر انجام دیتا ہے. سب سے پہلا ہے بینکوں کے ذریعے محفوظ کا نگران. کہ بینک جو ہے اپنا ایک مخصوص تناسب کے حساب سے جو ان کے پاس امانتیں ہوتی ہیں اس کے پورے حصے کا کچھ پرسنٹ دے دیتے ہیں مرکزی بینک کو اور مرکزی بینک اس کی حفاظت کرتا ہے. بینکوں کی آخری بنیاد. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو بینک ہوتے ہیں انہوں نے کل اپنی رقم ہے امانتیں ہیں لوگوں کی وہ آگے انویسٹ کر دی ہوتی ہیں اور ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ امانتیں واپس کر سکیں. تو وہ بینک مرکزی بینک کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ وہ اسی محفوظ مدت کے لیے قرض لے کر امانتیں لوگوں کی واپس کر سکیں. پھر ہمارے پاس حساب گھر کلیئرنگ ہاؤس کی فیسلٹی بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے. وہ ہڈیوں پر بٹا ہوا قرض نئے بینکوں کا اجرا. اس کے بعد ہے بازار زر کا سرپرست کے جو زر بازار میں گردش کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ تفریق زر اور افراط زر کا خطرہ نہ ہو. اعتبار زر کا کنٹرول کے جو بینکوں پر بھی کڑی نگرانی رکھی جاتی ہے اور ان کے لیے پالیسیاں مرتب کی جاتی ہیں تاکہ اعتبار زر زیادہ یا کم نہ ہو جائے. اس کے بعد زر کی خارجہ قدر کا محافظ. تو زر کی خارجہ قدر کیا ہوتی ہے کہ ہمارے روپے کی کسی دوسرے ملک میں کیا ویلیو ہے تو اس کی حفاظت بھی کون کرتا ہے؟ مرکزی بینک کرتا ہے. اب یہ اس کے جو فرائض تھے یہ ہم نے پڑھے ہیں. اس کے ساتھ جو مرکزی بینک کے کچھ اضافی فرائض ہوتے ہیں وہ سر انجام دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ ملک کی معاشی منصوبہ بندی میں مدد. کیونکہ مرکزی بینک کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ملک میں افراط زر کتنا ہے, تفریط زر کی کیا صورتحال ہے, تو اس کے حساب سے یا پھر اسے یہ بھی علم ہے کہ ملک میں کرنسی نوٹس کی رسد ہے وہ کتنی ہے, یا اور زر معاہدہ کا نگران ہونے کے ناطے اسے فارن ایکسچینج کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ ملک کی معاشی منصوبہ بندی میں مدد دیتا ہے. زرعی اور صنعتی ترقی میں مدد. یہ پالیسیاں مرتب کرتا ہے کہ ملک میں زراعت اور صنعت کو فروغ دیا جا سکے. بینکوں کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے بھی بین الاقوامی طور پر کوششیں کرتا ہے. بچوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے, عملے کی تربیت کرتا ہے اور مالیاتی رپورٹیں. کیونکہ یہ بینک ریلیٹڈ ہوتا ہے زر کے ساتھ تو یہ مختلف اوقات میں رپورٹس پبلش کرتا ہے ملک کے معاشی صورتحال کے حساب سے یا پھر انفلیشن یا ڈفلیشن کے حساب سے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. اگلے لیکچر میں ہم زرعی پالیسی کے مقاصد اور زرعی پالیسی کی تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.